हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत इजी है समझने में भी और काफ़ी यूज़फुल भी है। आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मास्टर्स में एडमिशन लोगे, बैचलर्स में भी एडमिशन लोगे, तब भी बहुत काम आने वाला है एनालिटिकल पैराग्राफ। और इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे फ्री फंड में नंबर आ जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। ओके, सो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये PDF चाहिए, इस PDF में मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रेफरेंस के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको कराऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस वाले आपको खुद करने हैं। तो ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वहाँ पर टेलीग्राम पर आप जाना और इस PDF को डाउनलोड करना और फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे आप फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ विदाउट एनी देरी। अब एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, देखो, ये एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब कि जब हम बहुत डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, ठीक है। और आप ये डिस्क्राइब करते हुए राइटिंग कब करते हो, जब आपको कोई फैक्ट दिया होता है, कोई चार्ट दिया होता है, कोई क्लू दिया होता है, ग्राफ दिया होता है, डाटा दिया होता है, टेबल दिया होता है। उस टेबल को, ग्राफ को, चार्ट को देख देख के आप उस चार्ट को, टेबल को, ग्राफ वगैरह को जब आप पूरा लिखते हो कि उसमें क्या बताया हुआ है डिस्क्रिप्टिव तरीके से, तो होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। ये आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है और पैराग्राफ जो है कट टू कट पॉइंट में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। एकदम घुमा फिरा के बातों को एक्सपैंड नहीं करना, जितना डाटा दिया हुआ है उतना ही लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का बेसिकली आता है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो भी आपको डेटा गिवन है, चार्ट की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, बार डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, तो उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे सबसे पहले, ठीक है, कि उस चीज़ में किस चीज़ का डाटा बताया हुआ है। दूसरा, आप पैराग्राफ की बॉडी के बारे में लिखोगे कि उस ग्राफ में किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है। किस ईयर में जो ग्रोथ है वो कितनी हुई, फिर कितनी डिक्लाइन हुई, फिर कितनी इंक्रीज़ हुई, फिर कितनी डिक्रीज़ हुई, इस तरीके से पूरा आप स्टैटिस्टिक्स बताओगे। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन में समरी ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखना, द ग्राफ। अब यहाँ पर देखो, आपको एक डेटा गिवन है ऑलरेडी और आपको इसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये देखो, द ग्राफ शोज एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, यानी कि 2002 जो साल था उसके हर एक मंथ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर मिलियन ऑफ दिरम्स में आपको बताया हुआ है कि सेल ऑफ गोल्ड कितनी हुई। तो ये जो आपकी पहली लाइन होती है ना, यही आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन, जो पहला पैराग्राफ होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का, वो कैसे लिखोगे, देखो, अब ये क्या है, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द लाइन ग्राफ, दिस लाइन ग्राफ या फिर द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स या फिर शोज। अब वो क्या शो कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, ठीक है। और पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप दिरम्स, मिलियन इन दिरम्स वगैरह ये सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि क्या आपको डेटा दिया हुआ है, किस फॉर्म में, लाइन ग्राफ में, पाई चार्ट में है, टाइम सीरीज ग्राफ में है, बार डायग्राम में है, किस फॉर्म में आपको डेटा गिवन है और वो डेटा क्या शो कर रहा है। ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, 1-2 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ये सेकंड पैराग्राफ बताया हुआ है, इस सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका पूरा ट्रेंड बताना है कि जैसे कि इफ़ वी सी इन द ईयर 2002 इन द मंथ ऑफ जैन, दुबई हैड द सेल्स ऑफ गोल्ड in around 200 millions of dirham, and then if we move forward, the sales of gold slightly increases up to 230 लगा लो, 230 millions of dirham in the month of Feb. After Feb there is a increase in the sales of gold which reaches towards the 350 millions of dirham, but then that is a peak point, but then the trend would keep on decreasing as the sales of the gold was diminishing in the month of from the month of April to the month of July. The sales of the gold is decreasing and then the pace got changes. We have a increase in the sales of gold in the month of August up to 200 नहीं
अप टू 210 मिलियंस ऑफ दिरहम, इस तरीके से आप पूरा बताओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप पूरा स्टैट्स बताना। अब ये था मेरी लैंग्वेज में बेसिकली, अब कि आपको कैसे कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे। इन द ईयर 2002 जनवरी द सेल्स स्टूड एट 200 मिलियन दिरहम्स, इट स्टेडली इंक्रीज, उसके बाद वो इंक्रीज़ हुई अगले मंथ में जो कि 350 मिलियन दिरहम थी। थर्ड मंथ में 350 मिलियन दिरहम पहुंच गई थी। उसके बाद गोल्ड जो है वो नीचे गिर गया था, तो अगले 3 महीने के लिए 110 मिलियन दिरहम्स पे आ गई थी जुलाई तक। उसके बाद अगस्त तक फिर से सेल्स जो है वो डूबने लग गई। फिर उसके बाद अगस्त में सेल जो है वो डबल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए गोल्ड सेल्स का लेवल ऑफ हो गया 180 दिरहम तक। फिर दिसंबर में स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, फ्लक्चुएशंस हुए ईयर 2002 में, है ना। मार्च में हाईएस्ट था, जुलाई में लोएस्ट था, जुलाई से लेकर सितंबर तक। और साल के एंड में जो सेल्स थी वो एकदम सेम आ गई जितनी साल के शुरुआत में थी, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने पूरा बता दिया कि इस लाइन ग्राफ में क्या क्या बताया हुआ है, टोटल आपने सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया। लास्ट में आप क्या बताओगे, हियर वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आप जो है कंक्लूड कर दोगे कि इस लाइन ग्राफ में आपको दुबई की गोल्ड सेल्स बताई हुई हैं ईयर 2002 की। और हमने देखा कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं और हमने देखा जो गोल्ड की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे, फिर डिक्रीज़ हो रहे थे, फिर स्लाइट इंक्रीज़ आया, डिक्रीज़ आया, एंड देन दे बिकम कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। इस तरीके से आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। और मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं, तो ये PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना और इनकी प्रैक्टिस भी करना। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और बहुत आसान सा है। इसको हम सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में भी आ जाए। ओके, सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। और इसमें मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि आपको खुद से करना है। तो ये जो पूरी PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह वहीं पर मिलेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन PDF डाउनलोड करने के बाद वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी आए, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ओके, सो यहाँ पर देखो एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन भी दिया है मैंने। इसमें बेसिकली केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में पता है क्या होता है, इसमें आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है और आपको कुछ इस तरीके से डेटा भी दिया जाता है, और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे यहाँ से अभी आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, आप जो है डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट मत करो, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर दीज 3 स्टेट्स, की ये जो 3 स्टेट्स हैं जिनका नाम क्या है, मेघालय, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, ये कैसे अलग हैं इंडिया से। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो अब सबसे पहले हम आएंगे अपने पैराग्राफ के ऊपर और यहाँ पर उन तीनों स्टेट्स का नाम ढूंढेंगे। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही तीनों का नाम गिवन है, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ अब ये बताना है कि कैसे इंडिया से अलग हैं। तो देखो ऑल ओवर कंट्री देयर आर ओनली 3 स्टेट्स नाउ दैट हैव लेस देन 1000 पीपल इन्फेक्टेड विद द डिसीज। तो मतलब वहाँ पे 1000 से भी कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, किसका, कोरोना वायरस का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट they are the only state that have less than 1000 people infected with novel coronavirus. They are 3 of the 5 states. नहीं ये भी नहीं है, there are only 2 states. So first option जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इस तरीके से जितनी जल्दी मैं कर रही हूँ ना उतनी जल्दी आपको पेपर में दिखाना है, ठीक है। डैश इज द ओनली रीजन इन इंडिया विच इज एंटायरली फ्री फ्रॉम द एपिडेमिक। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा इसका आंसर। लक्षद्वीप ऑफ कोर्स स्टिल हैजंट रिपोर्टेड इवन सिंगल केस नाउ। तो इसका भी आंसर मिल गया हमें, क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड में अभी भी एक भी नहीं आया, ठीक है। वॉट इज कॉमन अमंग गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव। अब यहाँ पर देखो ये सारी स्टेट्स किस पैराग्राफ में आ रही हैं। ओके, थर्ड में,
हाँ, थर्ड में देखो ये आ रही है, अदरवाइज इवन द रिलेटिवली स्मॉलर स्टेट्स नाउ हैव सिग्निफिकेंटली लार्ज स्प्रेड ऑफ डिसीज, मतलब छोटी स्टेट्स है लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला है। जैसे कि गोवा में 7,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, त्रिपुरा में 5500, उसके बाद मणिपुर में 3,000, नागालैंड में 2,500, पुडुचेरी में 4,000, दमन एंड दीव में 1,300 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो तीनों में क्या कॉमन है कि अच्छा, एट रेट्स लोअर देन नेशनल लेवल का ऑप्शन है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे अगला देख लेते हैं, ये देखो एट अ रेस हायर देन नेशनल लेवल, तो हायर देन नेशनल लेवल वाला ये वाला करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डेट इन द ग्राफ शो हाईएस्ट जंप ऑफ डिटेक्टेड केसेस इन अ डे। अब ग्राफ पे पहुंच जाओ कि हाईएस्ट नंबर किस दिन है। तो देखो 31 जुलाई को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो 31 जुलाई को हम कर देंगे यहाँ पर टिक। ओके, नेक्स्ट आओ, ऑफ द 19 लाख इन्फेक्टेड केसेस हाउ मेनी हैव रिकवर्ड। 19 लाख में से कितने रिकवर हुए। अब रिकवरी वाले पैसेज ढूंढना पड़ेगा हमें। फोर्थ भी नहीं है। हाँ देखो ये रहा 19 लाख। With over 52,500 new cases detected in the country, the total number of infection spread across 19 lakh, out of which 12.82 lakh recovered। 12.82 वाले को टिक कर दो, this one। ठीक है, नेक्स्ट देखो, more than 51,700 people were declared to have recovered on। 51,700 ढूंढो फटाफट से। 51,000 ये रहा। कब हुए ये रिकवर? ट्यूसडे को। मोर देन, हाँ द नंबर ऑफ रिकवरीज, हाँ ट्यूसडे को आएगा हमारा आंसर। तो इसमें आंसर टिक करो ट्यूसडे। नेक्स्ट देखो, व्हेन हैड द नंबर ऑफ रिकवरीज क्रॉस्ड 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। 50,000 रिकवरीज कब हुई? 3 days अर्लियर देन नंबर ऑफ, मतलब ट्यूसडे से 3 दिन पहले। तो 3 days अर्लियर देन ट्यूसडे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज क्विकली। क्विकली मतलब कि जल्दी जल्दी, तो रैपिडली। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब कि क्या होता है, जो अपने ही उसका है, देश का, तो यानी कि नेटिव। ओके, अब यहाँ पर आपको आंसर्स भी गिवन है। ठीक है, इससे आप मैच भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो अपना केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज सॉल्व करना है। मतलब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस स्पीड से आपको ये सॉल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे, है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने एक रेफरेंस के लिए एक और क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दिया है, वो आपको सॉल्व करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिटर्मिनर्स। और ये बहुत ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो PDF है इसमें मैंने डिटर्मिनर के बारे में हर एक चीज़ समझाई हुई है। साथ ही साथ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आंसर्स के साथ ही, तो आप चेक भी कर लेना और उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। फिर आपका डिटर्मिनर्स टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी टेलीग्राम पे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, और वहीं पर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो डिटर्मिनर क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के आगे लगते हैं। ठीक है, और ये जो है नाउन का मतलब, नाउन का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और किस पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते हैं कि हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंसान को या फिर पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करने में हेल्प कराते हैं, और ये नाउन से पहले लगते हैं। जैसे कि ए, द, माई, दिस, सम, मैनी, ऐसे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं। अब जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर गुड बॉय के आगे ए लगा हुआ है, तो पर्टिकुलरली उस गुड बॉय को दर्शा रहा है। द बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड। जिस बॉय को तुम मिले हो वो मेरे फ्रेंड है। तो यहाँ पर द बॉय, बॉय जो है वो नाउन है, और उसके बाद उसके आगे क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात की जा रही है। दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब नॉवल जो है वो नाउन है, नाउन के आगे दिस लगा हुआ है, तो दिस नॉवल, उस पर्टिकुलर नॉवल को इंडिकेट किया जाएगा।
आई हैव सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो नाउन है और ये जो है वो सम जो है वो एक क्वांटिटी दर्शा रहा है कि मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इस एक्सीडेंट के बारे में, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं नाउन को, ठीक है। अब हमें सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। हम आएंगे सबसे पहले अपने डिटर्मिनर पे जिसका नाम क्या है, प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से आगे लगते हैं। अब प्री डिटर्मिनर्स वो हो गए जो डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं, जैसे कि ऑल, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रेदर, सच, व्हाट। अब नेक्स्ट डिटर्मिनर होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए एंड द, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, अभी सबके बारे में बताऊंगी। पॉजेसिव क्या होते हैं, जो कि अपना जो कि बिलोंगिंगनेस शो करते हैं कि किसका है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ऑर्डिनल्स जो पोजीशन बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरीके से। कार्डिनल्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 10, 100, 1000, इस तरीके से। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जैसे मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, सेवरल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, अनदर, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव जो हैं वो 4 ही होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन वाले वर्ड जैसे कि व्हाट, विच, हुज, वेयर, हाउ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थे हमारे काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। अब हम एक एक डिटर्मिनर का जो टाइप मैंने आपको ऊपर बताया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्री डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं, जो कि नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाऊं, ऑल द बॉयज़ जॉइन द रेस। अब यहाँ पर नाउन क्या है, सबसे पहले बताऊँ, बॉयज़ नाउन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो बॉयज़ है वो नाउन है, ओके। नाउन के आगे क्या लगता है, डिटर्मिनर लगता है, यानी कि द बॉयज़। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अब इस डिटर्मिनर के आगे भी क्या लिखा हुआ है, ऑल हो गया, तो ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्री डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं और जो कि ऑल द बॉयज़ यानी कि नाउन का मीनिंग लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आएंगे आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है। अब आपको तो पता ही है कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कोई कॉमन नाउन है उसके आगे यूज़ होता है, जैसे द बॉल, द क्लास, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में, जैसे द प्रिंसिपल, द रिवर, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में, ठीक है। जो वर्ल्ड में सिर्फ एक है, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, ये सिर्फ एक है, तो फिर इनके आगे द लगेगा। कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जेल है या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, तो उसके आगे भी द लगेगा, द स्कूल, द यूनिवर्सिटी। काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि द लॉ, हमें पता है कितने लॉज हैं, द वायलिन, वायलिन भी गिने जा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के आगे द नेक, द राइट आई। टाइम एक्सप्रेशन के बारे में, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना। और जो पहले से ही मेंशन है, जैसे पहले एग्जांपल में हमने पहली लाइन में हमने लिख दिया आई मेट अ मैन एट स्टेशन, कि मुझे स्टेशन पे एक मैन मिला, और उसी मैन के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो पहले तो उसके आगे ए लिख दिया। उसके बाद जब इसी के बारे में दोबारा बात हो रही है अगले सेंटेंस में, तो उसको हम स्पेसिफिकली इंडिकेट करें, तो यहाँ पे द आएगा, द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, जहाँ पर प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे कि एट और पुट, ऑन, यहाँ पर आ गया ऑन, एट, प्रपोजिशन आ गए, तो वहाँ पर जो है द लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, द सीलिंग, द लाइट्स, उनके आगे भी द आएगा। डेट और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि ऑन द 15th of October या फिर ऑफ द 1940s, तो यहाँ पर द आएगा। जहाँ पर भी ऑफ वर्ड आ जाए वहाँ पर भी द आएगा, द बर्निंग ऑफ हाउस, द ऑफ द होल, इस तरीके से। कोई सी है, रिवर है, डेजर्ट है, माउंटेन है, उनके आगे भी द आएगा, द हिमालयाज, द यमुना, द पैसिफिक ओशन, द सहारा, है ना। और उसके बाद लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे द ताजमहल, द टाउन हॉल। उसके बाद देखो, कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री है, जैसे बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से, तो द आएगा उनके आगे, है ना। और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है, जैसे रिच, पुअर, डेफ, डम, ब्लाइंड, तो तब भी हम द यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई कंट्री के नेशनल्स के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, द इंडियंस, द यूरोपियंस, तब भी द आएगा। कोई ट्रेन का नेम है, शिप का नेम है, तब भी द आएगा, द राजधानी एक्सप्रेस, द वंदे भारत, द क्वीन एलिजाबेथ, इस तरीके से। तो ये द के समझ में।
अब ए और एन की बात करते हैं। ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के उसमें यूज़ होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू जो है वो वोवल होता है, जब भी वोवल साउंड होते हैं तब एन यूज़ होता है, और ए जो है वो वोवल साउंड को छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्ड्स जो हैं वो वोवल वर्ड से तो स्टार्ट होते हैं, वोवल लेटर तो इससे तो स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन उनकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जैसे कि ही इज़ अ यूरोपियन। अब आप कहोगे ई है, ई जो है वोवल है तो एन लगा दो, बट दैट इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे यूरोपियन, यू वाई ओ यू की साउंड आ रही है, यू जो है कॉन्सोनेंट है, वाई है ना, तो इसलिए हम ए यूरोपियन लगाते हैं। दिस इज़ अ यूनिक आइडिया। अब यहाँ पे यूनिक यू की साउंड आ रही है तो अ यूनिक आएगा, ठीक है। वन पेरेंट फैमिली, अब यहाँ पर ओ तो वोवल है लेकिन व की साउंड आ रही है वन, तो इसलिए अ लगेगा, ठीक है। उसके बाद वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगिन विद वोवल साउंड, वो तो मैंने आपको बता दिया वोवल साउंड के आगे, है ना। कुछ वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, हियर है, ईयर है और आर है, वहाँ पे ओ की ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर साउंड में भी हम देखते हैं तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे भी हम ए या फिर एन लगाते हैं। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, द डॉग इज़ एन एनिमल, इस तरीके से। कोई ऑक्यूपेशन हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया, एन इंजीनियर, अ पायलट, तब भी हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले ये देख लेते हैं, वी यूज़ ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज। अगर कोई एडजेक्टिव जैसे कि अ गुड गर्ल, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो हम ए लगाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री अगर वो एडजेक्टिव की तो हम द लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखो When we use a before little, जैसे दो वर्ड है लिटिल और फ्यू, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा और फ्यू मतलब गिने चुने, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके आगे लिटिल के आगे अ लिटिल लगा दें और फ्यू के आगे अ फ्यू लगा दें तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, अ फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर में, और लिटिल का मतलब ज़्यादा नहीं है, और अ लिटिल का मतलब है थोड़े बहुत, इस तरीके से। तो अ लगाने से उनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। अब मान लो कोई एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जैसे MP, NRI, एक्सरे, तो वहाँ पर भी आपको क्या लग जाएगा, एन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सेट है, जैसे कि नाइफ और फॉर्क जो है साथ साथ यूज़ होते हैं, कप एंड सॉसर ये दोनों वर्ड्स भी साथ साथ यूज़ होते हैं, तो उनके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ये ए एन और द के यूज़ मैंने आपको बताए हैं, प्रीडिटरमिनर्स मैंने अभी आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये जो दिस है वो तो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और दीज जो वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ऐसी थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं ये दोनों, जो चीज़ पास रखी है और जो हम देख सकते हैं। जैसे कि दिस माउस इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो ये माउस मेरे पास रखा है तो इसके लिए मैंने दिस लगाया, ठीक है। अब वहाँ पे अब कोई चीज़, अगर बहुत सारी चीज़ें पास हैं, दीज लाइट्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स है तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, दीज लाइट्स है, मैं इन्हें देख सकती हूँ और ये मेरे पास भी है, तो यहाँ पर दिस और दीज यूज़ होगा जो चीज़ें पास हैं और जो हम देख सकते हैं। दैट और दोज जो है उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो कि डिस्टेंस में होते हैं, दूर होते हैं, बट हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दैट पार्क वो दूर है लेकिन हमें दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और दोज का अगर हम देखें, अगर थोड़ी दूर पे शॉप्स हैं, दोज शॉप्स, इस तरीके से, वो दिख रही है लेकिन दूर है, इस तरीके से, ठीक है। पॉजेसिव्स मतलब क्या होता है, बिलोंगिंगनेस या फिर कब्जा, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरीके से। जैसे ही इज़ माई अंकल, योर नेबर इज़ अ रिच, आर नेबर इज़ अ रिच मैन, हमारा पड़ोसी एक बहुत अमीर आदमी है। योर डॉटर इज़ ब्यूटीफुल, आपकी बेटी सुंदर है, तो वो जो है बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं, है ना। ऑर्डिनल्स जो होता है वो पोजीशन बताने के काम आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एक्सेट्रा। जैसे कि ही इज़ द फर्स्ट बॉय, वो पहला बॉय है जिसने स्कूल को ज्वाइन किया, है ना, तो वो जो है फर्स्ट बॉय, तो पोजीशन बता रहे हैं। कार्डिनल्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 300, 200, इस तरीके से। जैसे कि देयर वॉज ओनली 10 बॉयज़ इन द क्लास, सिर्फ 10 बॉयज़ थे क्लास के अंदर, ठीक है। शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, वो 80 साल तक जी। उसके बाद क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो कुछ कुछ क्वांटिटी हमें दर्शाते हैं, जैसे कि मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, ऑल, इस तरीके से। जैसे दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं शो की। देर इज़ नो मिल्क इन द बॉटल, बॉटल के अंदर कोई भी मिल्क नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच क्या होता है, जब हम ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली बात कर रहे थे, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है और कोई प्रिंसिपल है, जैसे 10 टीचर्स है, कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो है हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर को एड्रेस कर रही है, तो ईच आएगा, ठीक है। जैसे कि
ही मेट ईच गेस्ट, हर एक गेस्ट से वो मिला, है ना। और उसके बाद देखो ईदर जो होता है वो ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, दो चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ईदर हम बोलते हैं और दोनों में से कोई एक चीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे ईदर ऑफ द टू गर्ल्स कम हियर, दोनों लड़कियों में से कोई भी एक लड़की यहाँ पर आ जाओ, तो दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, टू गर्ल्स, है ना, लेकिन एक ही का काम है, एक ही इन्वॉल्व है, इस तरीके से। नीदर जो है वो एक नेगेटिव है, जैसे कि नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कोई भी मेंबर जो है वो नहीं आया मीटिंग को अटेंड करने में, तो ये नेगेटिव हो गया, है ना। और एवरी जो है वो किसके लिए यूज होता है, एक जनरल स्टेटमेंट बताने के लिए कि एवरीवन शुड फॉलो दिस रूल, इस तरीके से जनरल स्टेटमेंट के लिए। इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, जिसमें WHO वर्ड्स आते हैं, लाइक व्हाट, विच, हुज, इस तरीके से। अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है जो कि आपको करनी है ना। ये काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको दी हैं जो कि PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। डज योर काउ गिव डैश मिल्क, मच और मैनी, डज योर काउ गिव मच मिल्क, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लगाएंगे, मच मिल्क, ठीक है। मैनी मिल्क तो नहीं आ सकता, मैनी जो है वो इंसानों के लिए आ सकता है। और देख लो, आई शेल मीट हिम डैश वीक, शेल आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, आई शेल मीट हिम नेक्स्ट वीक। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। एंड आई होप आपको डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि आपके क्लास 10th का टॉपिक है। और इसमें आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा पैसेज है, कैसा क्या क्वेश्चन आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज बिना किसी देरी के। अच्छा, डिस्कर्सिव पैसेज, ये जो आपको PDF दिख रही है ना, इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन तो कराऊंगी, लेकिन साथ में मैंने इसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी छोड़ा हुआ है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो ये जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप जाओ, फॉलो करो एंड इस PDF को डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि आपका ये कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कर्सिव पैसेज। सो डिस्कर्सिव पैसेज कुछ इस टाइप के पैसेज होते हैं जिसके अंदर ना एक ओपिनियन होता है, एक लॉजिकल फ्लो के साथ ये चलते रहते हैं, और कभी कभी ये आर्ग्यूमेंटियस भी होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इस वाले पैसेज को रीड करो और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपको कभी भी सबसे पहले पैसेज रीड नहीं करना, आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज रीड करना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, Why does the passage describe cardamom as the queen of all spices? कार्डमम क्या होती है, इलायची होती है, और वो क्यों सारे स्पाइसेस की क्वीन है। अब इसका आंसर पैसेज नंबर 1 में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। Cardamom, known as queen of spices, boosts our history as ancient as the human race itself, मतलब बहुत ancient history है इसकी। ड्राई फ्रूट है और पेरेनियल प्लांट है, हर्ब है एक तरीके की, और पूरा साल उगती है। इसका क्लाइमेट कैसा चाहिए वो भी बता रखा है यहाँ पर, और इसकी एक अलग सी खुशबू है, फ्लेवर है, साइज़ है, और पैरेट ग्रीन कलर है। तो क्यों एक क्वीन है स्पाइसेस की, ये देखो, बिकॉज ऑफ वर्सटाइल यूसेज इन कुकिंग, ये नहीं होगा। ओइंग टू इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, बिकॉज इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, ये भी नहीं होगा। B&D तो नहीं होगा। ड्यू टू इट्स एंशियंट हिस्ट्री तो सभी की है ऑलमोस्ट, और इसका एक अलग ही फ्लेवर और एक अरोमा है, इसलिए आंसर जो है वो C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही जो स्पीड है वो आपको अपने एग्जाम में रखनी पड़ेगी, ताकि आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा बच जाए। वाई डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द रोल ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल? What does the passage imply about the role of climate and soil in cultivation of Indian cardamom? They are essential but not unique to India. They uniquely contribute to the quality of Indian cardamom. They have little impact on cultivation process. They are more important for cardamom than other spices. अब इसके पैसेज का लिखा हुआ था फर्स्ट में, अब इसके इस क्वेश्चन का यानी क्लाइमेट का फर्स्ट पैसेज में है, अ वार्म humid climate, loamy soil, rich in organic matter, distributed rainfall and specialized cultivation and processing method all combine to render Indian cardamom truly unique. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए they uniquely contribute to the quality of Indian cardamom. B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से. According to the passage, why might the larger variety of cardamom be less significant in the market? अब वो क्यों ज़्यादा क्वांटिटी कार्डमम की मार्केट में लेस इनसिग्निफिकेंट है. अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो,
द फर्स्ट, दो टाइप की कार्डमम प्रोड्यूस होती है इंडिया में। द फर्स्ट टाइप लार्जर वेराइटी होल्ड्स लेस सिग्निफिकेंस एज इट इज नॉट ट्रेडेड इन फ्यूचर मार्केट। आंसर मिल गया। नेक्स्ट इस पे देखो, इट इज नॉट ट्रेडेड इन फ्यूचर मार्केट, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। इसमें देखो ऑप्शन भी पढ़ लो। इंडिया एंड ग्वाटेमाला आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम। ग्वाटेमाला राइवल्स इंडिया इन क्वालिटी ऑफ cardamom. India leads in quality while Guatemala competes in price. Indian cardamom is less expensive than its global counterpart. तो इसमें हमें बताना है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। ग्वाटेमाला कहाँ है यहाँ पे? इसमें आ जाओ, पैसेज नंबर फिफ्थ में। केरला इज द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम कंट्रीब्यूटिंग 60%, कर्नाटका जो है 25%, तमिलनाडु में ऊटी जो है वो 10 to 15%। बिसाइड्स इंडिया, ग्वाटेमाला ऑल्सो प्रोड्यूसेस 1000 to 2000 tons of cardamom annually. However, due to its lower quality, Guatemala cardamom is available at cheaper rate. So यहाँ पर इंडिया की क्वालिटी है और ग्वाटेमाला जो है वो प्राइस के लिए compete करता है। ठीक है, complete the following sentence based on the passage. Indian cardamom is distinct because of its dash which contribute to its high demand in global market. Obviously quality, इंडियन कार्डमम की क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ड ऑन द पैसेज, हाउ डज द कल्टीवेशन ऑफ कार्डमम इन इंडिया रिफ्लेक्ट कंट्रीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पर इंडिया में कैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है और क्लाइमेट, तो यहाँ पर देखो क्लाइमेट का तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो इसकी ये एक तो एंशिएंट है और दूसरा इसमें ऐसा क्लाइमेट चाहिए, और ये जो है इसको ऐसा क्लाइमेट चाहिए जो कि इंडिया में ऑलरेडी होता ही है, मतलब वार्म भी है, ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, लोमी सॉइल भी है ना, और ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है सॉइल का, और रेनफॉल भी अच्छी है। तो इंडिया में होती ही होती है ये सारी चीज़ें, तभी हमारी इंडियन क्वालिटी की जो कार्डमम है वो बहुत अच्छे फ्लेवर में, स्मेल में आती है। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाली लाइन यहाँ पर लिखोगे, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखोगे। ट्रू और फॉल्स बताना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द मेन रीजन फॉर लोअर मार्केट सिग्निफिकेंस ऑफ लार्जर वेराइटी ऑफ कार्डमम इज इट्स लिमिटेड कल्टिवेशन एरिया। ऑल, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ऑब्वियसली फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कल्टीवेशन एरिया की वजह से नहीं होता, वो जो है उसका रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये देखो फोर्थ पैसेज में इसके एग्रीकल्चर के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हो अपने उसमें आंसर में। और यहाँ पर देखो, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रेडेड इन फ्यूचर मार्केट, इसलिए उसका लेस सिग्निफिकेंट सप्लाई है मार्केट में, है ना, लिमिटेड कल्टीवेशन एरिया की वजह से नहीं है। उसके बाद देखो, द पैसेज कंटेन द वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग। अब यहाँ पर पैसेज में देखो कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। यूनिक तो हमने देखा था, फर्स्ट पैसेज में ही था। ये देखो फर्स्ट पैसेज में हमारा ये रहा यूनिक, तो एक तो यूनिक आ गया, है ना। और देखो एंशिएंट हिस्ट्री वाला भी पैसेज हमने देखा था, एंशिएंट हिस्ट्री है उसका, तो एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो आंसर क्या है? पर अगर इसमें हम यहाँ पर देखें तो इसमें कोई 1 and 2 वाला ऑप्शन है नहीं कि 1 and 2 साथ साथ आ जाए, तो हमें और देखना पड़ेगा। एक्सपेंसिव भी था, एक्सपेंसिव एंड चीप, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, और ये वाले वर्ड्स जो है वो पैसेज में भी आए हुए हैं। और इसमें देखो आंसर है 2, 3 and 5 का यस, तो ये वाला हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आंसर वो वाले भी करेक्ट है बट उसका ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पैसेज। ऑब्वियसली कार्डमम के ऊपर है तो कार्डमम आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पैसेज डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा सेंटेंस है? कार्डमम इज एक्सपेंसिव स्पाइस, second only to saffron. Indian cardamom is known in its main varieties Malabar and Mysore. तो it is simple sentence. ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा जो पैसेज है वो खत्म होता है। और एक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है फॉर प्रैक्टिसिंग, तो ये आप प्रैक्टिस करना, पीडीएफ डाउनलोड करना आप टेलीग्राम पर से। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक फॉर्मल लेटर, जो कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो कि हम फॉर्मल बॉडीज़ को लिखते हैं, जैसे आपका बिजनेस लेटर हो गया, या फिर आपको कोई किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपको लेटर लिखना है, कोई लेटर ऑफ कंप्लेंट है, या फिर प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर एडिटर को आपको लेटर लिखना है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं, तो वो सारे जो चीज़ें होते हैं वो फॉर्मल लेटर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर का एक ही फॉर्मेट है बेसिकली आपका, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी थोड़ी सी देर में। तो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, सारे टाइप की फॉर्मल लेटर डिस्कस किए हुए, उनके फॉर्मेट बताए हुए हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप मुझे फॉलो करोगे एंड पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपका जो फॉर्मल लेटर है वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून पॉसिबल। साथ के साथ वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मल लेटर का कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखो 4 टाइप के फॉर्मल लेटर हैं। इसमें आपको लेटर टू एडिटर देखना है, बिजनेस लेटर देखना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड कंप्लेंट, लेकिन सबका फॉर्मेट एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले आपका आएगा सेंडर एड्रेस। क्या आएगा? सेंडर का एड्रेस। जैसे मान लो मैं लेटर टू एडिटर कर रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा, या फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सोमेश, और सोमेश के एड्रेस लिखा हुआ है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपका सेंडर का एड्रेस, जो सेंड करता है ना लेटर दूसरी बॉडीज़ को, तो वो सेंडर का एड्रेस यहाँ पर आएगा। एक लाइन छोड़ोगे फिर डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखोगे कि जो गवर्नमेंट बॉडी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो एडिटर का एड्रेस होगा वो आपको लिखना है। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखोगे सब्जेक्ट, कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, क्या पर्पस है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे, सर, मैडम, इस तरीके से। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, जिसके अंदर 3 पैराग्राफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको अब फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है कि आपका क्या पर्पस है इस लेटर को लिखने का। दूसरे पैराग्राफ में आप डिटेल लिखोगे टॉपिक की। तीसरे पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे, और लास्ट में क्लोजिंग करोगे। कैसे क्लोजिंग करोगे कि आपको अपना नाम लिखना है, सेंडर का जो भी आपका नेम है, डेजिग्नेशन वगैरह लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटर का। जैसे यहाँ पर एक है कि आप जो है रेजिडेंट हो शिवाजी नगर पुणे के, तो ये देखो आपका खुद का एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो शिवाजी नगर पुणे जो है वो क्या हो गया आपका एक तरीके से रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस है ना। और आप जो है वो देख रहे हो कि आपके सिटी में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखना है। और उन एडिटर का भी बताया हुआ है कि वो जन चेतना लोकल मैगजीन के एडिटर हैं, तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया शिवाजी नगर पुणे, एग्ज़ाम की डेट लिख दी, एक लाइन यहाँ पर लीव कर दी, फिर एक लाइन यहाँ पर लीव कर दी डेट के बाद। उसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो? द एडिटर को, तो वो लिख दिया। और उसके बाद कहाँ कौन सा एडिटर है वो? जन चेतना लोकल मैगजीन के। उसके बाद वो कहाँ की है, उसमें लिखा नहीं हुआ कि जन चेतना कहाँ पे है, तो आपने जैसे सेंडर एड्रेस पुणे का है तो यहाँ पर भी पुणे लिख दिया, इस तरीके से रिसीवर एड्रेस लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि आप बहुत कंसर्न हो कि आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा रोड मिसहैप्स हो रहे हैं, इसलिए आपने लेटर लिखा। फिर आपने एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखा, सर एंड मैडम। और जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हो ना, तो इसमें आपको पहले बताना है कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ your attention towards the increasing number of mishaps in my city पुणे, इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में पूरा बताना है इस सब्जेक्ट के, इस प्रॉब्लम के बारे में कि बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा हैस्टी ड्राइविंग करते हैं, और दे थिंक दैट ड्राइविंग इज़ लाइक अ फन और लाइक अ स्विंग, और वो बहुत ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, हमेशा रश में रहते हैं, वो स्पीड को इग्नोर करते हैं, स्पीड ब्रेकर्स को, और एक्सीडेंट प्रोन एरिया वार्निंग को भी वो इग्नोर करते हैं। उनके पास हेलमेट नहीं होता है, और बिना लाइसेंस के वो चलाने लग जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उन पे कम ध्यान देते हैं। इस तरीके से आप पूरी प्रॉब्लम को बताओगे, और लास्ट में जो है वो आप इसका सोल्यूशन भी बताओगे
कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर और उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि उन्हें किस किस तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए। और जब आप एंडिंग कर दोगे तो थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आपका कोई नाम नहीं दिया हुआ तो फिर XYZ लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये लेटर टू एडिटर आपका हो गया। और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी हुए हैं जो कि आपको खुद करना है, PDF टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लेना है ना। उसके बाद ये रेफरेंस क्वेश्चन है। अब मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखना है आपको कोई भी लेटर, तो आपका जो है वो सेम ही चीज़ रहेगी। देखो, आपने अपने 10th और 12th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो दिए हैं, तो आपको डुप्लीकेट इशू करवाना है ना। आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो आप CBSE के चेयरमैन को लेटर लिखोगे जो कि प्रीत विहार के हैं, और आपको बताना है कि कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे आपको पे करना है, कितना टाइम लगेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और दूसरी फॉर्मेलिटी करने में। आप तरुण और तरुणा हो और आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, क्योंकि आप सेंड कर रहे हो ना तरुण या तरुणा, और ये आपका सेंडर एड्रेस, तो आपने वही लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी। फिर उसके बाद किसको लेटर लिख रहे हो आप? चेयरमैन को। कौन से चेयरमैन को? CBSE के चेयरमैन को, और उनका एड्रेस लिख दिया प्रीत विहार दिल्ली, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे क्वेरी अबाउट इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, रिस्पेक्टेड सर। और उसके बाद आपको ये बॉडी लिखनी है, थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना कि आप पूरा बताओगे कि रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आगे आई हैड लॉस्ट माई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एंड आई नीड दोज इन माई बिकॉज आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स। ओके, और किस तरीके से हुआ कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, या फिर XYZ आप रीज़न बताओगे। तो वहाँ पे ट्रैवलिंग करते करते आई फॉरगॉट माई बैग इन द बस, और या फिर मैंने छोड़ दिया और मैंने FIR भी लिखवा दी है। But I want to know about, but I want to be on the safer side because I don't know I'll get them in return or not. So कि मुझे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोबारा। So I want to know about the full procedure to get my duplicate certificate issued. So can you please tell me the procedures for issuing the duplicate certificate, the fees to be deposited, the mode of payment to be discussed like that, my registration number, इस तरीके से। So kindly do please do this needful as early as possible. So thank you for your anticipation या फिर cooperation. Yours faithfully तरुणा कुमार, इस तरीके से। एंड ये लाइन भी अच्छी है कि ये मेरे करियर का सवाल है, तो प्लीज़ इट वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प मी एज सून पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लेंट का है। जैसे मान लो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट लिखनी है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है? सेम आपका फॉर्मेट रहेगा। इसमें देखो, सबसे पहले आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था मुंबई के एक रेप्यूटेड शोरूम से, लेकिन 1 महीने बाद वो है आपका जो है वो ख़राब हो गया। तो आपको शोरूम के मैनेजर को लिखना है कि आपको रिप्लेस कराना है, ठीक है। आप सादिक रज़िया हो और आपका जो है एड्रेस भी दिया हुआ है, तो ये जो आपको वो सेंडर एड्रेस बन गया 123 साउथ TT नगर भोपाल, इस तरीके से। डेट लिख दी एक लाइन छोड़ के। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो? द मैनेजर को। और यहाँ पर देखो उनका बताया नहीं हुआ कि कहाँ का एड्रेस है। मल्टीमीडिया स्टोर्स नाम का एक शोरूम था। ये अपने हाइपोथेटिकल लिखना है चीज़ें, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल आपको एड्रेस लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा, और ये आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट है कि आपका एप्पल का आईफोन डिफेक्टिव हो गया वारंटी पीरियड के अंदर, और आपने एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिख दी सर। और फिर आप बॉडी लिखोगे कि जब मैं मुंबई आया था तो मैंने आपके शोरूम से एप्पल आईफोन 7 ख़रीदा था इस तारीख को, ये कैश मेमो नंबर है, इस तरीके से। लेकिन आपका फ़ोन जो है एक दिन पहले से काम करना बंद हो गया कि इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकता है, मैंने कोई भी डैमेज नहीं किया है। सो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए और मेरे फ़ोन को रिप्लेस करिए। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। योर्स फेथफुली सादिक। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। उसके बाद जैसे मान लो आपको कोई एक ऐसा लेटर आए कि आपको बिज़नेस को या फिर इंक्वायरी के लिए या फिर आपको कहीं से कुछ सामान मंगाना है ना, तो वो लेटर आप कैसे लिखोगे? जैसे आप विनोद या भावना तलवार हो, करुणा पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के वार्डन हो इलाहाबाद में, और आपको मार्केटिंग मैनेजर प्रयाग डोमेस्टिक अप्लाइंसेस नैनी, ये जो है रिसीवर का एड्रेस बताया हुआ है और ये आपका सेंडर का एड्रेस बताया हुआ है। तो आपका इतना काम तो ही गया। ये सेंडर का एड्रेस करुणा पब्लिक स्कूल, डेट लिख दी। फिर आप मार्केटिंग मैनेजर को आप एड्रेस लिख रहे हो, देखो लिखा हुआ है ना, मार्केटिंग मैनेजर को एड्रेस लिखो, और उनका एड्रेस भी बताया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है कि आपको
यहीं पर सब्जेक्ट होगा। रिक्वेस्टिंग अ कोटेशन फॉर सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट फिक्सचर एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्टल। तो आपको जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स चाहिए अपने हॉस्टल के लिए, और फिर डियर सर सैल्यूटेशन लिखिए, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि आपको जो है अपने स्कूल के हॉस्टल के लिए, जैसे आपकी नई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स चाहिए, और जो भी आपको प्रोडक्ट मंगाना है, कितने मंगाने हैं, कौन से प्रोडक्ट मंगाने हैं और कौन सी कंपनी के मंगाने हैं, वो आपने एक टेबल में लिख दिया है ना। तो आप जो है लास्ट में ये बताओगे कि काइंडली आप जो है ये सारे जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट मेंशन किए हैं वो सारे के सारे आप कम से कम प्राइसेस पे या होलसेल प्राइसेस पे हमें ऑफ़र कीजिएगा, और जीएसटी कितना लोगे ये भी बताना। और आप क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदे जा रहे हैं तो इसलिए आप होलसेल प्राइस ही बताना, और हम जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट करेंगे अगर सारे जो है गुड कंडीशन में हो गए तो, ठीक है। सो आपका अर्ली रिप्लाई आने के लिए हम होप करेंगे। योर सिंसियरली विनोद तलवार, और नीचे आपने डेजिग्नेशन लिख दी हॉस्टल वार्डन। तो इस तरीके से आपको अपने लेटर्स लिखना है। आई होप आपको फॉर्मल लेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। बहुत आसान से है, तो इसको हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसमें मॉडल्स के बारे में मैंने हर चीज़ बताई हुई है, प्लस प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो इसको पीडीएफ को टेलीग्राम पे से डाउनलोड करना है एंड प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ टेलीग्राम। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। सो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन अ टॉपिक मॉडल्स विदाउट एनी देरी। अब मॉडल्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं, है ना। नॉर्मल वर्ब से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, वर्ब के साथ ही ये यूज़ होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देते हैं वर्ब के बारे में। और ये जो है पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है इस काम की, या फिर विलिंगनेस, हिम्मत की, सर्टेनिटी की, ऑब्लिगेशन जो आपको करनी है, ज़रूरी है कोई चीज़, या फिर आपकी क्षमता, इन सब चीज़ों को ये दर्शाती है, ठीक है। अब कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कि इसकी पॉजिटिव फॉर्म भी है, नेगेटिव भी है, बट नेगेटिव हमारी इतनी काम नहीं आनी, तो सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म देख लेते हैं। कुछ मॉडल्स के एग्जांपल देखो, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन। और भी आगे देखो, could, must, have to, need, ought, dare, used to। तो ऐसे ऐसे अब हम इन सभी का एक एक करके मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये सबसे पहले हम विल का यूज़ देखते हैं। देखो विल जो है, पहले तो हमें पता है कि ये फ्यूचर के लिए आता है, जहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही होगी वहाँ पर विल और शैल आएंगे, ठीक है। और विल जो है, आई विल डू दिस, विलिंगनेस दिखा रहा है कि कितनी क्षमता है उसके अंदर, ठीक है, वो कर सकती है, कर सकता है। इंटेंशन, कि आपका क्या इंटेंशन है, आपका कोई प्रॉमिस हो गया, या फिर आपकी कोई हैबिट है, आपने कुछ चीज़ एज्यूम करे, कोई कैरेक्टरिस्टिक है, इन्विटेशन है, रिक्वेस्ट है, इंसिस्टेंस है, तो उन सब चीज़ों के लिए विल आता है। बेसिकली ना हर मॉडल इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ आएगा, जैसे विलिंगनेस में, प्रॉमिस में, इंटेंशन में, ठीक है। तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से कि कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर है, यू विल डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, तुम हार्ट अटैक से मरोगे। या फिर द प्राइम मिनिस्टर विल होस्ट द फ्लैग, प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लैग को होस्ट करेंगे, तो प्योर फ्यूचर हो गया। प्रॉमिस, आई विल मीट यू अगेन, ये प्रॉमिस हो गया, है ना। कोई इंटेंशन है, आई विल नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी। डिटर्मिनेशन, ही विल अचीव हिज गोल, तो यहाँ पर इस टाइम पे विल यूज़ होता है। अब वुड जो है वो विल का पास्ट है, तो ये पास्ट हैबिट्स में या पोलाइट रिक्वेस्ट में, वुड यू डू दिस फॉर मी, पोलाइट रिक्वेस्ट में। कोई विश मांगनी है या फिर कोई प्रेफरेंस है आपकी, एप्पल वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, तो ये प्रेफरेंस हो गई। कोई पास्ट हैबिट है कि ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो पहले जो है जल्दी उठता था मॉर्निंग में और अपने काम पे चला जाता था, इस तरीके से, है ना। अब शेल जो है वो विल की तरह प्योर फ्यूचर एक्सप्रेस करता है। आपको कोई एडवाइस लेनी, कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप शेल यूज़ करोगे, ठीक है। कोई कमांड है, डराना है, वार्निंग है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, एश्योरेंस है, तब भी शेल आता है। जैसे कि शेल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस फॉर यू, कि क्या मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस का ग्लास लाऊं, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। शेल आई क्लोज द डोर, एडवाइस हो गया, है ना। उसके बाद सजेशन देखो, शेल वी गो टू द मार्केट टुमारो, मैं एक सजेशन दे रही हूँ, इस तरीके से। कमांड, यू शेल गो टू योर रूम, तुम्हें अभी रूम में अपने जाना है, तो ये कमांड हो गई। अब शुड देखते हैं, शुड तो सबको पता ही है
कि ये जो है आपकी ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को की तो आपको करना ही करना है। एडवाइस अगर आप कर रहे हो, डिज़ायरेबिलिटी है, तब शुड होता है यूज़, ठीक है। कोई आपको एजम्पशन है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लॉजिकल इंटरफेरेंस है, और एक वर्ड होता है लेस्ट। लेस्ट क्या होता है? ये किसी भी चीज़ से बचाना, प्रिवेंट करना। तो जहाँ पर भी लेस्ट आएगा वहाँ पर आपको शुड यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, लीव ऑन टाइम लेस्ट, अब यहाँ पर लेस्ट आ गया तो यू शुड मिस द ट्रेन, तो वहाँ पर शुड आ गया। और उसके बाद देखो वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें स्कूल जाना चाहिए। और ऑब्लिगेशन देखो, यू शुड नॉट बी लेट फॉर द वर्क, तुम्हें लेट नहीं होना है काम के लिए, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब शुड यूज़ होगा। मे पे आते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर जो है फेथ हो गया एक तरीके का, होप हो गया, पर्पस हो गया, परमिशन हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, तो वहाँ पर मे आता है। जैसे कि मे आई गो नाउ, मे आई कम इन, तो ये परमिशन हो गई, पॉसिबिलिटी। हो सकता है सुबह बारिश आ जाए, इट में रेन इन मॉर्निंग, है ना, इस तरीके से। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल, वो बहुत मेहनत कर रहा है, क्या पता उसे अप्रेजल मिल जाए, तो पर्पस के लिए काम कर रहा है। अब माइट देखो, माइट तब यूज़ होता है जब बहुत कम चांसेस हो या फिर हमें परमिशन लेनी हो। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, कि आज हो सकती है बरसात हो, लेस पॉसिबिलिटी है ना, परमिशन। माइट आई गो टू गेट द फाइल्स, क्या मैं जाऊँ फाइल्स लेने, तो ये परमिशन हो गया, है ना। कैन, आई कैन डू दिस, तो ये जो आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी है ना, और ये परमिशन, कैन आई गो देयर, परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी काम आता है। जैसे कैन आई गो टू द मार्केट, परमिशन ले ली। एनीवन कैन बी द थीफ, पॉसिबिलिटी हो गई। ही कैन स्टे अवेक फॉर 2 days, तो वो उसकी कैपेसिटी हो गई। इस तरीके से कुड जो है वो पास्ट एक्शंस के लिए, क्योंकि वो कैन का जो पास्ट होता है, कैन का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो कुड होती है, तो कुड जो है वो पास्ट चीज़ें दिखाने में या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए शो होता है, ठीक है। जैसे कि कुड यू वेट फॉर हिम, वो पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू डू दिस, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट। ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ, जब वो छोटा था वो तो बड़ी तेज़ भाग लेता था, तो फिर कैपेसिटी आ गया पास्ट वाली। अब मस्ट भी एकदम शुड जैसा ही है, कोई ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, कंपल्शन है कि तो करना ही करना है, कोई प्रोहिबिशन है कि ये बिल्कुल नहीं करना है, और डिटर्मिनेशन है, एजम्पशन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो आपका मस्ट आ गया। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ योर बॉस, आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, तो ये इस तरीके से मस्ट यूज आता है, ठीक है। हैव टू की जगह देख लेते हैं। हैव टू मतलब कि क्या होता है, इन द सेंस ऑफ मस्ट, जैसे मस्ट यूज होता है वो भी हैव टू के लिए यूज, हैव टू भी उसी तरीके से यूज होता है। और यू हैव टू या फिर यू मस्ट, इस तरीके से जैसे मस्ट यूज होता है वैसे हैव टू भी यूज होता है। और एडवाइस लेने के लिए, कुछ रिकमेंड करने के लिए, जैसे कि रिकमेंडेशन, जैसे एडवाइस, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, तुम्हें जल्दी काम कर लेना चाहिए अगर तुम्हें अचीव करना है तो। आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30, मुझे वहाँ तक 9:30 तक पहुँचना ही होगा, तो वो मस्ट, आई मस्ट रीच देयर एट 9:30, तो वो जो है अब करना ही करना है, तो वहाँ पर भी हैव टू आएगा। नीड क्या हो गया, जो नीड जो है वो एब्सेंस ऑफ नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है तब जाके नीड आता है। नीड आई टॉक टू हर, ज़रूरी तो है नहीं बट फिर भी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट वर्क, तुम्हें काम की ज़रूरत, तुम्हें काम के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजेज ऑफ मोडाल आउट, ऑट क्या होता है, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बेसिकली, ठीक है। जहाँ पर भी आपको एडवाइस देनी हो, कोई ड्यूटी देनी हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, जस्ट लाइक शुड, वहाँ पर ऑट आ जाएगा। जैसे कि आई ऑट टू लव माई पेरेंट्स, ये हमारी ड्यूटी है। वी ऑट टू नॉट चीट एनीवन, ये भी हमारी ड्यूटी है, ठीक है। इस तरीके से डेयर, डेयर मतलब जहाँ पर हिम्मत दिखानी है, हाउ डेयर यू टू एंटर दिस रूम, है ना। आई डेयर नॉट टू फेल इन दिस एग्जाम, मुझे इस एग्जाम में फेल नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। और यूज टू जो है वो पास्ट हैबिट को शो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपकी पास्ट हैबिट्स को या फिर पास्ट के लिए जब कोई चीज़ आपको बतानी होती है तो आप यूज टू का यूज़ करते हो, ठीक है। अब मैंने कुछ मॉडल्स की एक्सरसाइज दी है, वो आंसर्स के साथ वो आपको कर लेनी है। एक दो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना एंड यू आर डन विद योर मॉडल्स, ओके। Rachel dash have bought the bicycle but she didn't have enough money, तो यहाँ पर could आ सकता है कि वो खरीद तो सकती है बट उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये उसकी एबिलिटी है बट देर इज़ अ कंपल्शन, है ना। दिस इज़ अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली एंड यू मस्ट नॉट, ये आपकी ड्यूटी है कि ये हॉस्पिटल है तो आप ज़्यादा तेज़ बात मत करो।
अगला देखो, यू डैश विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली एज योर सिम्टम्स आर क्वाइट सीवियर। अब यहाँ पर तुम्हें डॉक्टर को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, यू मस्ट, इस तरीके से। और देखो, आई डैश लाइक टू टॉक अबाउट ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, ये पास्ट के बारे में होंगे, इस तरीके से, ठीक है। वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी वन। अब यहाँ पर करनी चाहिए, तो और टू, वन और टू हेल्प द ओल्ड एंड नीडी वन। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा सेंटेंसेज में कि कौन सा मोडाल जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक विच इज़ रिपोर्टेड स्पीच। बहुत आसान है, छोटे मोटे रूल्स है वो तो याद करने पड़ेंगे, बट रूल्स याद करने के बाद उसके बाद आप फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसके अंदर सिलेबस में हमें 3 चीज़ें याद पढ़नी है, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो PDF है ना, इसमें मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और प्रैक्टिस शीट्स भी हैं। तो ये PDF आपको कंबाइंड टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके इस PDF को डाउनलोड कर लेना, और बाकी सारे सब्जेक्ट की भी वहीं पर मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप को कोई डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, वहीं पर चैनल से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच विदाउट एनी देरी। ओके, सो रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली क्या होती है, जब आप किसी और को बताते हो कि उसने क्या बोला, किसी और ने क्या बोला, थर्ड पर्सन ने क्या बोला, ठीक है, या फिर आपने क्या बोला था थोड़े टाइम पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम 3 लोगों का एग्जांपल देंगे, इशिका, ऋचा और अंजलि, ठीक है। तो इशिका और ऋचा की बात हो रही होती है। इशिका ऋचा से कहती है कि मैं अगले वीकेंड पेरिस जाऊंगी, ठीक है, आई एम विजिटिंग पेरिस द नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। तो ऋचा जाती है और फिर अंजलि को बताती है कि इशिका कह रही थी कि वो अगले वीकेंड ना पेरिस जाएगी, है ना। तो इशिका सेड दैट शी वॉज विजिटिंग पेरिस द नेक्स्ट वीकेंड। तो रिपोर्टेड स्पीच वही होती है कि जब आप जो है किसी दूसरे इंसान को बताते हो कि उस पर्सन ने क्या बोला या फिर आपने पहले क्या बोला, इस तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट से लेकर इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी सेड आई एम विजिटिंग नेक्स्ट वीकेंड, है ना। शी सेड आई एम विजिटिंग नेक्स्ट वीकेंड। तो ये जो है वो आपकी डायरेक्ट स्पीच है। आप क्या करोगे, आपको इन डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये रहे आपके इन्वर्टेड कॉमास। एक आपको प्रोनाउन दिख रहा है, ये प्रोनाउन। उसके बाद आपको एक टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और एक नेक्स्ट बता रहा है टाइम को, है ना, कि नेक्स्ट इज द रेफर्स टू द टाइम। तो आपको ये डायरेक्ट स्पीच है। अब जब भी आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये पता है किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। उसके बाद आपका प्रोनाउन भी चेंज होगा, ठीक है, आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और ये जो टाइम है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया द फॉलोइंग में, ठीक है, इसमें ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो गया, फिर प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है और टाइम और प्लेस भी चेंज होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको चेंजेस लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है चेंज इन प्रोनाउन। ये आप टेबल बना लो या फिर इस PDF को डाउनलोड कर लेना। आई जो है वो ही और शी में चेंज होगा, यू जो है ही, शी, दे, हिम, हर चेंज में हो जाएगा, वी जो है दे में चेंज होगा, माई जो है हिज, हर में चेंज हो जाएगा, मी वुड चेंज इनटू हिम और हर, आर जो है देयर में, योर जो है हिज, हर, देयर में, अस जो है देम, माई सेल्फ जो है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अर सेल्फ जो है वो देमसेल्व्स में, ठीक है। तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। अगर टाइम एंड प्लेस है तो टुडे जो है वो दैट डे, नाउ, देन, येस्टरडे द डे बिफोर, डेज अगो डेज बिफोर, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टमोरो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से। अगर आपके मोडाल्स हैं तो कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, हैड टू, मे, यहाँ पे ऐसे देख लो, मे, माइट, मे, कुड, और शेल, शुड, शेल, वुड। अगर मे पॉसिबिलिटी वाला है तो माइट में, मे अगर परमिशन वाला है तो कुड में, शेल सजेशन वाला है तो शुड में, और शेल फ्यूचर वाला है तो वुड में। और वुड, शुड, जैसे यहाँ पर शुड का चेंज नहीं होता। अगर वुड है, शुड है, कुड, माइट, ऑट, ये चेंज नहीं होते, ये ध्यान में रखना। अब अगर टेंस है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई चेंज नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना।
मोडाल में मैंने आपको बता दिया था विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, हैड टू, मे, माइट, ऑटो, नो चेंज, शुड, वुड, कुड, माइट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले आपको चेंजेस लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास एग्जांपल है डायरेक्ट, ही सेड इनवर्टेड कॉमर्स आई वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये इनवर्टेड कॉमर्स को सबसे पहले तो आप ये ही सेड जो है वो सेम लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेन काम चालू होता है। इनवर्टेड कॉमर्स किस में बदल जाएंगे, दैट में। तो ठीक है, तो दैट लिख दिया, ही सेड दैट। अब आई जो है वो प्रोनाउन है, आई किस में चेंज हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर ही की बात हो रही है तो आई जो है वो ही और शी में बदलता था। तो देखो यहाँ पर ऊपर था ना, ये देखो आई जो है वो ही या शी में ही बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे एग्जाम्पल में ही की बात हो रही है तो आई भी जो है वो ही में बदल जाएगा। तो ही सेड दैट ही, अब यहाँ पर वॉज प्लेइंग है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस होता है वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर देखो ही, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर ही, ये ही बदल गया, वॉज प्लेइंग की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का सेम। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, अब यहाँ पर सिंपल पास्ट आ गया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, सो व्हेन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड, इस तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है ना। अब हमारी क्वेश्चंस रह गए, कमांड एंड रिक्वेस्ट रह गए, वो और कर लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, आस्क्ड मी लगाओ या फिर रिक्वेस्टेड मी लगाओ, फिर टू एंड फिर वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में बता रखा है, कुड यू प्लीज शट द अलमीरा, है ना। तो कुड जो है वो शी की भी बात हो सकती है, ही की भी बात हो सकती है, तो शी लगा दिया मैंने, एक सब्जेक्ट लगा दिया बेसिकली, या फिर आप ही भी लगा सकते हो, ही। उसके बाद आप लिखवा दो आस्क्ड मी या फिर रिक्वेस्टेड मी, तो आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद टू लगा दिया, टू, और वर्ब जो है आपकी क्या है, शट। ठीक है, टू शट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द अलमीरा, तो शी आस्क्ड मी टू शट द अलमीरा। अब आपका मान लो कमांड है या ऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें भी आपका एक फॉर्मूला होता है, टोल्ड मी या फिर ऑर्डर्ड मी, फिर टू लगाओगे फिर वर्ब। ठीक है, जैसे कि सिट डाउन है, अब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो लगा दो, ही ऑर्डर्ड मी, या फिर ही टोल्ड मी, या फिर शी टोल्ड मी, या फिर शी ऑर्डर्ड मी, जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो। शी ऑर्डर्ड मी टू, और उसके बाद वर्ब टू सिट डाउन, इस तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर जैसे क्वेश्चन जो है वो पहले WH क्वेश्चन है, जैसे कि अगर WH क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट, हुज, वेयर, इस तरीके से WH वर्ड है, तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आस्क्ड और फिर क्वेश्चन वर्ड और फिर क्लॉज लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड मी, तो उसके बाद यहाँ पर आप पहले लिखोगे ही, उसके बाद आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड देखो, ही पहले मैंने लिख दिया, ही सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आस्क्ड लगा दिया, ही आस्क्ड किससे पूछा, मी से, ही आस्क्ड मी, फिर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, फिर क्लॉज लगाओगे, माई नेम वॉज, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मान लो आपका कोई येस और नो वाला क्वेश्चन है, येस और नो वाले क्वेश्चन भी तो होते हैं, तो उसमें आपको क्या लिखना है, आस्क्ड या फिर इफ वेदर, और फिर आपका आएगा क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट स्पीच में देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिख दिया या फिर ही। ठीक है, ही आस्क्ड किससे पूछा, मी से। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू जो है किसमें बदलेगा, आई में, इफ़ आई स्पोक, ये जो है सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हो गए वो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। तो इस तरीके से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कुछ भी बोल लो, तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये जो पूरे नोट्स की PDF है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स और प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपके लिए दिए हैं, जो कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, तो ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, और वहाँ पे जाके फॉलो करना है, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट एनी देरी वी विल स्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है बेसिकली कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट हमारे, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब लगी होती है, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। जैसे आपने टेंसेस में भी सीखा है, अगर ही, शी, इट है तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे कि इज आ गई, है ना, इज आ गया। आई है तो उसके साथ एम आ जाएगा। और अगर वी, यू, दे है तो इस तरीके से है तो फिर आपका वर आ जाएगा या फिर आर आ जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो सब्जेक्ट के आधार पे ही आपकी वर्ब डिसाइड होती है कि कैसी आएगी, है ना। पास्ट होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। और इससे कुछ 14 to 15 रूल्स हैं जो कि हम इसमें बात करेंगे। तो अब हम आते हैं बिना किसी देरी के रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपका जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, या फिर कोई कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फाउंड बाय एस और ई एस टू द रूट ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल, वी कैन यूज दिस। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब आपके अगर कभी भी ही, शी, इट कोई कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाए। जैसे कि अ काऊ है, ठीक है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर एक कॉमन नाउन है। शी जो है वो भी एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फादर जो है वो भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखो ही, शी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस, एस लग जाएगा। तो ये वर्ब आ गई, इसके साथ एस लग गया। अब ये गो वर्ब आ गई तो इसके साथ ई एस लग गया। डू आ गया, वर्ब आ गई, इसके साथ ई एस लग गया। तो अ काऊ ईट्स हे, शी गोज फॉर अ वॉक डेली, माई फादर डज नॉट स्मोक। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 पे आते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए, और उसके साथ एक प्लूरल नाउन भी दिख जाए, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस और ई एस आ जाएगा। जैसे कि वन ऑफ दिख गया, इसके साथ देखो प्लूरल नाउन है, हाँ, माय फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वन ऑफ है, प्लूरल नाउन है, माय अंकल्स, यस, तो वर्ब के साथ देखो एस लग गया, लिव्स, वर्ब के साथ देखो एस लग गया, प्लेस, इस तरीके से, ठीक है। नाउ द थर्ड रूल सेज दैट अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसको किसी बड़े से फ्रेज ने या क्लॉज ने सेपरेट कर दिया है, तो वर्ब जो है एक्चुअल सब्जेक्ट के साथ, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के साथ, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, द आंट, ये आपका सब्जेक्ट है। हु इज इरिटेटेड टुडे, ये एक क्लॉज हो गया बड़ा सा, और फिर आएगी आपकी वर्ब इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आंट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। अब इसी तरीके से देखो, ऑल द सॉन्ग्स, यहाँ पर ये प्लूरल है। फिर उसके बाद दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, ये लॉन्ग क्लॉज है। उसके बाद वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि आर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 क्या है? The fourth rule says that when a subject is made up of 2 or more nouns and joined by and, तो verb जो प्लूरल आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, शुगर एंड स्पाइस, ये दोनों जो हैं 2 नाउन्स हैं, 2 सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हुए, तो वर्ब जो है प्लूरल आएगी, ठीक है। लेमन एंड हनी, दोनों एक दूसरे के साथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आई। डॉग्स एंड कैट्स, दोनों एक दूसरे के साथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो है प्लूरल आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रूल नंबर 5 जो है वो क्या है कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू, एंड और एंड नॉट से जुड़ जाए, तो फिर आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई। अब यहाँ पर 2 आपके सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स भी और आई भी है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। ही विद हिज सर्वेंट, अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, ही और हिज सर्वेंट। अब विद के साथ ये कनेक्टेड है, तो फर्स्ट उसमें देखो आप फर्स्ट सब्जेक्ट जाओ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ग्रीन एंड नॉट ब्लैक, अब यहाँ पर जो है एंड नॉट के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट जाओ, ग्रीन जो है वो एक सिंगुलर है तो आपका इज आएगा, ठीक है।
रूल नंबर 6 पे आते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, आ, तो इन सब के साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, ठीक है, वॉज होती है, हैज़ होती है, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर होता है, वर, हैव, ये जो है आपकी प्लूरल वर्ब होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ईदर ऑफ द 2 गर्ल इज, नीदर ऑफ द 5 बॉयज इज, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो बॉयज है बट लगा तो नीदर है ना, और हमने ऊपर देखा था ईदर ईदर के साथ, ईदर नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज, इस तरीके से, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहलाता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जो वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे कि ईदर ही और आई, यहाँ पर देखो ईदर और लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पर कोई वर्ब आनी है तो सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, आई जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है एम आ जाएगी, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है। अब नीदर यू नॉर शी, अब यहाँ पर नीदर नॉर लगा हुआ है, अब शी देखो, अब यहाँ पर आएगी वर्ब, तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखो, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। ईदर शी और आई, तो आई जो है वो पास वाला सब्जेक्ट है वर्ब के, तो आई के साथ हमेशा एम आ जाएगा। रूल नंबर 8 देखो, अगर कोई वर्ब, अगर कहीं पर नन लग जाए, ठीक है, नन वर्ड जो है वो लग जाए, तो वर्ब जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वॉज देयर, अब यहाँ पर आई जो है सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर वर्ब आएगी। नन ऑफ देम वांटेड, अब यहाँ पर जो है पास्ट की बात हो रही है तो फिर पास्ट की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर रूल नंबर 9 देखो, अगर कभी डिस्टेंस है, वेट है, तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का वेट एक सिंगल क्वांटिटी दिखा रहा है, एक सिंगल यूनिट दिखा रहा है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। जैसे 500 रुपीज़ है तो 500 प्लूरल है, बट एक तरीके से एक सिंगल क्वांटिटी दिखा रहा है तो वर्ब जो है वो इज आएगी। 100 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस की फिक्स्ड वो दिखा रही है, फिक्स्ड यूनिट दिखा रहा है, तो फिर आपका वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। 4 किलोग्राम्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखा रहा है तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन है जैसे कि अ ग्रुप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, टीम ऑफ, तो सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है, तो वर्ब भी जो है वो आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में हर एक मेंबर को इंडिविजुअली कर रहे हो, जैसे कि उस ग्रुप के, उस भेड़ के ग्रुप में, उस भेड़ के हर्ड में से उस पर्टिकुलर भेड़ का कलर जो है वो पिंक है, तो वहाँ पर आप ग्रुप ऑफ शीप्स में से एक शीप को डिनोट कर रहे हो, तो जब आप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है उसमें एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो वो प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज ऑन स्ट्राइक, अब यहाँ पर देखो कि जब इसमें आपका कलेक्टिव नाउन आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो इसमें भी देखो, अ कमिटी कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर देखो टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है तो फिर आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक फर्नीचर है, शुगर है, राइस है, इक्विपमेंट है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनके साथ क्या आएगी, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे फर्नीचर इज, स्टेशनरी इज, अब इस तरीके से। अगर 12th रूल क्या है, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, अमेंड, आर्चीव्स, कंपासेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इन्हीं के आगे अ पेयर ऑफ लग जाए, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर, तो वो जो है सिंगुलर माना जाएगा तो वो भी सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, अ पेयर ऑफ जीन्स, अब अ पेयर ऑफ वर्ड लग गया तो फिर वहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, ठीक है। सीजर आ गया और अ पेयर ऑफ ट्राउजर आ गया तो वर्ब भी जो है वो आपकी सिंगुलर आएगी, लाइक नीड, और सीजर्स आ गया तो फिर वर्ब जो है वो सेकेंड वर्ब जो है वो आपकी प्लूरल आएगी। रूल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस देखने को मिल जाए जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो वो सिंगुलर माना जाएगा और इसकी जो
तो फिर वर्ब भी जो आपकी वो सिंगुलर आएगी। जैसे अ लॉट ऑफ मनी इज, अ लॉट ऑफ मनी इज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर नंबर के ऊपर बात आ जाए, ठीक है, अगर नंबर के ऊपर जैसे सिंगुलर है प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी। नाउ द लास्ट रूल जो है वो क्या है, जैसे कुछ अब यहाँ पर देखो जैसे कुछ नाउन्स हैं, न्यूज़, फिजिक्स, मीजल्स, एथिक्स, ये वैसे तो नाम से प्लूरल हैं पर हम इनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं जब ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। तो इसमें देखो एग्जांपल देखो फिजिक्स है तो फिजिक्स जो है हम यहाँ पर अभी ये सेंटेंस में यूज हो गया तो हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर जो है हमारी क्या आएगी, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स इज, इस तरीके से। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। लाइक देखो आई डैश द गिटार, अब यहाँ पर आई जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है प्लूरल आएगी, तो आई प्ले द गिटार। अब नेक्स्ट देखो समंथा, रचेल एंड शीना डैश 8 ग्रेड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बी है, बी मतलब कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो समंथा, रचेल एंड शीना आर 8 ग्रेड स्टूडेंट। सैम डैश डच, अब यहाँ पर सैम जो है वो सिमिलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा, सैम स्पीक्स डच, इस तरीके से। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो खत्म होता है। और आज हम करेंगे अपना टॉपिक टेंसेस, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से करने वाले हैं, वो भी कम लेंथ की वीडियो में और फुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टेंसेस विदाउट एनी देरी। अच्छा, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है ना टेंसेस की, इस पीडीएफ में टेंसेस के रिलेटेड सारे नोट्स हैं और इसमें मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी अटैच की हुई हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाना, फॉलो करना और इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना एंड प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो बोथ द लिंक्स ऑफ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं, हिंदी में इसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। और ये बेसिकली टाइम को दर्शाता है। 3 तरीके के टाइम होते हैं, एक तो जो चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, एक जो बीत गया यानी कि पास्ट टेंस, और एक जो आने वाला है यानी कि फ्यूचर टेंस। वही हो गया इसमें आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। तो अब इनके भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के चारों, पास्ट टेंस है पास्ट टेंस के चारों, और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के चारों। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके सारे टेंस को पढ़ना है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में, फिर फ्यूचर टेंस के चारों टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? एक तो ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जैसे मैं आपको 12 टेंस पढ़ाऊंगी तो ये जो 12 टेंस है वो कब कब यूज होते हैं, ठीक है। इनका यूसेज क्या है वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फिल कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट टेंस तो वो कहाँ यूज होता है वो देखो, ठीक है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो तब यूज होता है जैसे कोई आपकी हैबिट है जो आप हमेशा से करते हो, तो वो उस चीज़ में अगर कोई फैक्ट है जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, अगर कोई ट्रुथ है जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में वो, हाँ, तो ये एक जनरल ट्रुथ है, ये सब भी मतलब मान्य है, इसको प्रूव करने की नीड नहीं है, तो ट्रुथ हो गया। और दैट नॉट चेंज आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो इन सारी जगह पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। अब इसका एक रूल देख लेते हैं हम। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। यहाँ पर हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंगुलर क्या हो गया, ही, शी, इट, क्या हो गया,
ही, शी, इट। और प्लूरल क्या हो गया, आई, वी, यू, दे। अब आप कहोगे आई तो एक सिंगल इंसान होता है तो फिर हम प्लूरल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर यू जो है और आई जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एक एक्सेप्शन है और ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब कंसिडर कहलाते हैं, कंसिडर करते हैं हम इनको, ठीक है। और ये हमेशा ही प्लूरल हम इनको कंसिडर करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद आई ऑलवेज प्लूरल वर्ब विद कम, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, आई भी और यू भी। तो इसलिए आई और यू जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ही, शी, इट जो है वो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे मैं वीडियो में जब भी सिंगुलर बोलूँगी तो इसका क्या मतलब है, ही, शी, इट, और प्लूरल बोलूँगी तो मतलब आई, वी, यू, दे। तो यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट है या फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, सिंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, एस और ई एस आएगा। जैसे द गर्ल एक ही गर्ल के बारे में हो रही है, सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब के साथ सिंग के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, द गर्ल सिंग्स। अगर यहाँ पे गर्ल्स होती, प्लूरल होता जैसे कि यहाँ पर है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आएगा, ठीक है। द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल हुआ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ही, शी, इट है तो उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ई एस आएगा, और प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आप किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, जनरल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो, या किसी ऐसी चीज़ जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तब वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, जब कोई ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे कि शी इज ईटिंग फूड, वो अभी फिलहाल खाना खा रही है, ये काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रहा है। तो उसके लिए आपको कैसे इसका रूल कैसे आएगा, जैसे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ही, शी, इट है तो उसके साथ आ जाएगा इज, ठीक है। जैसे शी है तो शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आ गया, इज। अगर शी की जगह आई होता तो इज की जगह क्या आ जाता, एम आ जाता। और अगर वी, यू, दे है तो इसकी जगह क्या आ जाता, आर आ जाता। तो ईटिंग फूड, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को देख के हमें इज, एम, आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, एंड आपका ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे कि शी है, ही, शी, इट के साथ इज आता है तो शी इज ईटिंग फूड। अगर आई है तो आई एम ईटिंग फूड, और अगर वी, यू, दे है तो वी आर ईटिंग फूड। तो यहाँ पर ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ आई एन जी लग गया। तो ये इसका रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, समझ में आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है वो देखो, इवेंट बिगिन इन पास्ट, कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड है कि अभी चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसा काम जिसका रेलेवेंस पास्ट से भी और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं हम, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर जैसे उसने बर्तन मांजने पहले ही शुरू कर देते लेकिन अभी तक वो मांज ही रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू हो ही रहा है, तो इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके रूल के बारे में देख लो। जैसे आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो उसके साथ आप लगाओगे हैज़, और जब भी हैज़, हैव, हैड आते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैज़ क्लीन्ड। अब क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड, है ना, और ऑब्जेक्ट आएगा तो ही हैज़ या शी हैज़ या फिर द गर्ल हैज़ या फिर रीटा हैज़ क्लीन द यूटेंसिल, इस तरीके से। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई, वी, यू, दे या फिर द गर्ल्स या फिर द बॉयज़, इस तरीके से वहाँ पर आपके साथ क्या आ जाएगा, हैव वर्ब आ जाएगी। कौन सी वर्ब आएगी, हैव वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें तो इसमें देखें तो वी, यू, दे के साथ आर आ रहा है ना, प्लूरल वर्ब आ रही है, और ही, शी, इट के साथ इज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे हैव, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्लीन्ड द यूटेंसिल। इसकी यूजेज समझ में आ गई कि अगर कोई इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं।
नेक्स्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखो इवेंट जो है पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और वर रिसेंटली कंप्लीटेड, और अभी अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से ही प्रैक्टिस कर रही है। तो यानी कि मॉर्निंग अभी प्रेजेंट मतलब पास्ट था, पहले से ही वो प्रैक्टिस कर रही थी और प्रेजेंट में भी चल रहा था, लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। तो अब इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ही शी इट आ गया, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, या फिर द गर्ल जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। परफेक्ट में हमेशा हैज़ लगता है, और जब कंटिन्यूअस आ जाए तो बीन आ जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी इसके अंदर। प्रैक्टिसिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जैसे प्रैक्टिस, और इसके साथ आईएनजी लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। तो प्रैक्टिसिंग और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आई वी यू दे, और उसके बाद आपने हैव बीन लगा दिया, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगता है। परफेक्ट है तो इसलिए बीन लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि एक तो यूज़ क्या है इस टेंस का, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, प्लस इसका रूल क्या है। अगर ये दो चीज़ें समझ में आ गई और कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पास्ट टेंस पे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर कंप्लीट हो चुका है। अब पास्ट टेंस क्या होता है, जो कोई काम बीत चुका है या फिर पहले ही पास्ट में हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि ही रैन अवे या दे रैन अवे, इस तरीके से। उसके बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो ऑनगोइंग पास्ट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में ही चल रहा है, जैसे शी वॉज गोइंग शॉपिंग, दे वर गोइंग शॉपिंग, तो पहले ही पास्ट में ही चले गए शॉपिंग में, और वो पास्ट में ही चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो देख रहे हैं, जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही शी इट, तो इसमें वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, जैसे शी वॉज, अब यहाँ पे गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, ठीक है। यहाँ पे हमने गोइंग लगा दिया इन शॉपिंग। उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है लाइक आई वी यू एंड दे, इसमें अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब लगेगी वर, क्योंकि पास्ट है, ठीक है। तो वर आ जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, और वर्ब फर्स्ट आएगी जैसे गो, और आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और शॉपिंग ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, देखो इट इज यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, उससे पहले कोई इवेंट हुआ है, जैसे मान लो कि शॉपिंग जाने से पहले वो पास्ट में शॉपिंग में चले गए, लेकिन उससे पहले वो रेडी हुए, तो ये उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि किसी और इवेंट से पहले हो चुके हैं। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट हम एक एग्जांपल देखते हैं। सुमित हैड लेफ्ट द जॉब। अब सुमित की जॉब तो लगी थी पास्ट में, लेकिन उसने फिर वो छोड़ दी, तो यानी कि किसी और इवेंट से पहले कोई इवेंट हुआ। या फिर इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि जैसे सुमित ने अप्लाई किया था एक जॉब के लिए, उसकी जॉब भी लग गई थी, लेकिन फिर उसने बाद में छोड़ दी, ठीक है। तो यानी कि जैसे उसने जॉब को लेफ्ट कर दिया, उससे पहले उसने अप्लाई भी तो किया था। तो ये इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे इवेंट्स आते हैं दैट हैपन प्रायर टू अदर इवेंट्स इन द पास्ट। अब यहाँ पर इसका रूल देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपका हैड, इस तरीके से, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि सुमित सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लेफ्ट, और उसके बाद लीव का लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट जो आपका द जॉब आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कहाँ पर इसकी यूसेज होती है, इवेंट जो है वो चालू हो चुका है,
मतलब चालू हो चुका था, कंटिन्यू भी हो चुका है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे कि दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने से वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कर रहे थे। तो इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू भी हो चुका है, ख़त्म भी पास्ट में ही हो चुका है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। इसका आप रूल देखो, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ अब क्योंकि हैड है, परफेक्ट में हैड आ जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट होते थे तो क्या आते थे, हैज़ और हैव आते थे। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, अब यहाँ पर परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन आपका इसमें लगेगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लग जाएगी, जैसे प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लग जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 मंथ्स, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा जो है पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फ्यूचर टेंस पे। तो सिंपल फ्यूचर कौन सा टेंस होता है, जिसमें आपका कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर के लिए फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट होगा कोई, ठीक है। तो वहाँ पर इसका रूल देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ विल या शेल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट है, आई विल, और फर्स्ट फॉर्म विजिट माय अंकल टुमारो, कि मैं अपने अंकल के घर जाऊंगी या फिर जाऊंगा कल, है ना। अभी होने वाला है, वो फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट है, तो वो सिंपल फ्यूचर हो गया। और ये इसका रूल होगा कि सब्जेक्ट के साथ विल या शेल लगेगा। बेसिकली हम आई के साथ ज़्यादातर शेल लगाते हैं और वी के साथ शेल लगाते हैं, और बाकी सारी जगह बाकी सारे वर्ब्स के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है शेल की बहुत ज़्यादा कम यूजेज हो गई है इंग्लिश ग्रामर में, और ये मे बी हट भी जाए कुछ सालों में शेल वर्ड जो है। अब जनरली हम विल ही लगा लेते हैं। सो यू कैन यूज़ विल और शेल अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है, फ्यूचर इवेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट ऐसा होने वाला है जो कि कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। अब देखो इसमें, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, मैं जो हूँ कल मार्केट जाऊंगी, और फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने में। तो इसलिए इसका रूल क्या है, जैसे सब्जेक्ट आ गया उसके साथ विल भी या फिर शेल भी आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके रूल्स याद करने में और यूजेज याद करने में, बट यू विल बी एबल टू डू दैट, है ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे इन नोट्स वगैरह को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होता है, इवेंट्स विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कोई ऐसा इवेंट जो कि अभी और कुछ फ्यूचर में, थोड़ा सा काम फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसे आई शेल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, मतलब मैं अभी भी नोट्स बनाने लग रही हूँ और एक अभी फ्यूचर में, यानी कि कल मॉर्निंग तक ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई इवेंट जो अभी चल भी रहा है और फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे सब्जेक्ट के, इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपका विल हैव, क्योंकि हैव क्यों आएगा, परफेक्ट लाइक, ठीक है, या फिर शेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा लास्ट टेंस है। ये कब यूज होता है, इवेंट्स कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। सो यहाँ पर इवेंट कोई ऐसा जो कि एक फ्यूचर में पर्टिकुलर पॉइंट तक कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, और वहाँ पर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है कोई कि इतना टाइम तक हो जाए। जैसे शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015 से अभी तक वो काम कर रही है और अभी भी वो करेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर तक उसकी ड्यूरेशन हमें पता है कि कब तक वो काम करेगी, और वो पहले ही काम स्टार्ट हो चुका है और फ्यूचर में अभी चलता ही रहेगा, या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो चलेगा, इस तरीके से। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा, अब परफेक्ट है तो हैव बीन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस एंड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे टेंस खत्म होते हैं। एक दो क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं, इसे मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको पता करना कि कौन सा टाइप ऑफ टेंस है। डेमन ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो उसकी हैबिट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लियोनार्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और देखो,
पेनी हैड डन हर होमवर्क व्हेन हर पेरेंट्स केम बैक। अब यहाँ पर हैड लगा हुआ है तो ये पास्ट है कोई सा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें चेंज करना है टेंस को। जैसे द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो द बॉय इज, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि अगर आई होता तो एम आता, सिंगुलर है तो इज आएगा, और प्लूरल होता तो आर आता। तो द बॉय इज वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो ये सिंपल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी रिमेनिंग है वो, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर से, तो आप उसको डाउनलोड करना एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, एंड यू विल बी एबल टू डू टेंसेस इन सम सेकेंड्स ओनली, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज टिप्स, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको, और जो कि जेन्युइनली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, ओके। अच्छा, इस अनसीन पैसेज की जो पीडीएफ है ना, उसमें मैंने एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा हुआ है। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करना एंड उस प्रैक्टिस अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उसके साथ फॉलो करना, उनको फॉलो करना, एंड फिर आप अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना, ठीक है। तो फिर आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे कैसे हमें एग्जाम में करना है। समझ में आ रही है बात? ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन अनसीन पैसेज टिप्स। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना, पैसेज को मत देखो, आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन का सेक्शन है पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना वो पैराग्राफ 1 में से आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ 1 और 2 के बीच में से आता है, इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है तीसरे पैराग्राफ में से आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ा आंसर ढूंढा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर ढूंढा, ये नहीं कि पहले पूरा रीड करोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसके आंसर ढूंढने के लिए फिर दोबारा रीड करोगे, ऐसे मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा अगर आप पहले से ही पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे और उसका आंसर ढूंढो, इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। सो इन बोर्ड एग्जाम ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज टू फाइंड द आंसर, है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है टिप में कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ 1 में, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2 में, थर्ड क्वेश्चन जो है पैराग्राफ नंबर 3 में। अच्छा, डोंट राइट मोर बट राइट एक्यूरेट आंसर। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा 1 मार्क्स का है तो उसमें पूरी लंबी लंबी कहानियाँ लिख दी, उससे ना जेन्युइनली आपके मार्क्स बढ़ने की जगह मार्क्स कटते हैं। डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ था 11th या 12th में इंग्लिश के एग्जाम में। तो मैंने क्या किया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें इतनी लंबी गाथा मैंने लिख दी थी, ठीक है, और इतनी लंबी कहानी मैंने लिख दी थी, और उसके जो है सर ने मार्क्स काटे थे। तो इसलिए जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको मार्क्स ज़्यादा देने की बजाय मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि आपसे जितना पूछा था उतने में आपने आंसर ना देके ज़्यादा लंबा कर दे। तो इसलिए ज़्यादा मत लिखो, एक्यूरेट आंसर्स लिखो जितना पूछा गया, जितनी वर्ड लिमिट में, है ना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कॉपी पेस्ट मेथड मत लिखो। मान लो जैसे कि मत करो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया तो आप क्या करते हो कि वही सारा आंसर जो पैसेज में लिखा है वही पेस्ट कर देते हो, कॉपी पेस्ट, जो वहाँ टेक्स्ट लिखा है वही लिख दिया। आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर्स बना के लिखने हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करना है ना। आपको अपनी स्किल्स लगानी है ताकि आप आंसर्स को प्रेजेंट कर सको, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे तो, है ना। आप जो है आंसर्स जो है एक्यूरेटली लिखोगे, अपनी राइटिंग में लिखोगे, अपनी स्पेलिंग्स में लिखोगे, ना कि कॉपी पेस्ट करोगे। थोड़ा बहुत ले सकते हो वर्डिंग्स वहाँ पे, बट पूरा एग्जैक्ट कॉपी मत करना। अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखोगे, बिल्कुल पैराग्राफ से जनरल आंसर को लोगे नहीं, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करोगे। कई बच्चे जो है टेक्निकल वर्ड या जैर्गन्स, टेक्निकल वर्डिंग्स यूज़ कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आंसर जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, ठीक है। और अपने आंसर को अगर मॉडिफाई करने की नीड पड़े, ठीक है, जो वही वाला पॉइंट कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मॉडिफाई करना है, ग्रामर करेक्ट करनी चाहिए, और आंसर जो है जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर आपको बताना है, ना कि आसपास की कहानी लिख देनी है कि वो भी बता दिया, वो वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। जितना क्वेश्चन पूछा उतना आंसर बताना है, उसी का आंसर बताना है, और क्रिएटिव आंसर लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है।
करेक्ट आंसर को फाइंड करने के स्टेप क्या है? सबसे पहले तो एक बार पैसेज से ऊपर से नीचे नज़र मार लो कि पैसेज हो किसके बारे में सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2, फिर पैराग्राफ 3 ऐसे करो। रीडिंग जितनी कम से कम हो सके उतना करो, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका रेलेवेंट आंसर ढूंढने की कोशिश करो जो कि टू द पॉइंट हो। उसका आंसर एक्यूरेट, लॉजिकल एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, और अपने आंसर को लॉन्ग मत रखो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, ये पैसेज आपको करना है सॉल्व, और क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। सो आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, एंड मे दीज हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।